और एक बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से निकल कर आई थी। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक समन भेजा है रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत केस में, और रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को तलब किया गया है, बुलाया गया है ईडी से बातचीत करने के लिए। ईडी के पास कुछ सवाल हैं, उनके जवाब देने के लिए रिया चक्रवर्ती को आना है 7 तारीख को। इसके लिए रिया चक्रवर्ती को समन भेजा गया है। अब इस समन की और ये जो ईडी पिक्चर में आती है, ईडी का इस पिक्चर में आने का कब हुआ, कैसे हुआ और ईडी इस पिक्चर में क्यों आई, ये आपको एक बार बारीकी से बता देते हैं। तो हुआ ये कि जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 25 तारीख को रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली, यानी कि बाकी जो रिया चक्रवर्ती के अलावा 6-7 लोग इस प्रकरण में शामिल हैं, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी बिहार में। और उस एफआईआर को दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस ने इस केस में कुछ जांच पड़ताल की थी। उसके बाद 31 तारीख को कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आए थे जिसमें कुछ ऐसी भी बातें थी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये भी बताया था कि 15 करोड़ रुपए का लेन देन उनके बेटे के अकाउंट से, यानी कि उनके बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करे गए हैं, और जो कि रिया चक्रवर्ती से संबंधित अकाउंट है जिसमें वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इस बात को लेकर भी एफआईआर की गई थी सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा कि हमें शक है कि कुछ पैसे का गलत प्रयोग यहाँ किया गया है, सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का गलत प्रयोग किया गया है रिया चक्रवर्ती के द्वारा। तो इसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो बिहार पुलिस ने कुछ तथ्य ऐसे सामने रखे कि 31 तारीख को फिर ईडी ने रिया चक्रवर्ती और बाकी जो एक्यूज्ड हैं, बाकी 6-7 लोग, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। और रिपोर्ट जो दर्ज की गई वो PMLA एक लॉ होता है, एक कानून होता है, उसके अंतर्गत की गई। PMLA का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका मतलब है कि अगर कहीं किसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, हवाला का संदेह होता है, जबरन लेन देन का कोई संदेह लगता है पुलिस को या जांच प्रक्रिया में शामिल हुई एजेंसी को, तब इस केस के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जाता है। तो ईडी ने केस रजिस्टर कर दिया। अब उसके बाद जब केस रजिस्टर हुआ तो 3 तारीख को ईडी जो है वो जाकर मिलती है संदीप श्रीधर से, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के सीए हैं। और संदीप श्रीधर से मिलने के बाद ईडी को ऐसी 2 कंपनियों के बारे में पता चलता है जो सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित थी, 2 कंपनियां, और उन कंपनियों में कुछ लेन देन से संबंधित ईडी को पता चलता है, जो लेन देन रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक, इनके द्वारा किया गया, ऐसा संदेहास्पद कुछ उन्हें सीए संदीप श्रीधर से बात करने के बाद पता चलता है ईडी को। इसके बाद शक थोड़ा सा और गहरा जाता है। इसके बाद फिर वो और कुछ तथ्य निकालते हैं, कुछ जांच पड़ताल करते हैं, और फाइनली कल जब सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही थी, कल सारी बातें चल रही थी, तो उस दौरान जब आपको ये भी पता होगा कि जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने बोला था कि रिया को थोड़ी रियायत दी जाए, इस चीज़ में अरेस्ट वगैरह का जो प्रोसेस है वो ना किया जाए, अभी पहले चीज़ें और निकल कर आ जाए। यानी कि उन्हें लगता है कि और चीज़ें इस पर निकलनी चाहिए, उसके बाद ही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले इतने तथ्य रख दिए गए थे रिगार्डिंग द लूप होल्स, रिगार्डिंग द जांच पड़ताल जो भी की गई बिहार पुलिस के द्वारा, और जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अच्छे से फटकार लगाई थी मुंबई प्रशासन और मुंबई पुलिस की। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिया को कोई भी रियायत देने से मना कर दिया। और तत्पश्चात ही इसके बाद जो ईडी है, ईडी ने एक समन भेज दिया रिया चक्रवर्ती को कि अब आपको 7 तारीख को हमारे सामने पेश होना है और 7 तारीख को जवाबदेही देनी है उन सारे सवालात की जो भी रिगार्डिंग इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग या पैसा वसूलने या पैसे का गलत लेन देन जो हुआ है उसके रिगार्डिंग जो आप पर आरोप हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं, उसके रिगार्डिंग आपको जवाबदेही देनी है। और जो एफआईआर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने करी थी, जो 15 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, और जो
संदीप श्रीधर ने 2 कंपनियों के बारे में बताया, उनमें जो लेन देन का जिक्र हुआ था रिया चक्रवर्ती और शौविक के द्वारा, ये सारे पॉइंट्स हैं उस समन को भेजने के लिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पर ईडी अब रिया चक्रवर्ती से डिस्कशन करेगी, सवाल करेगी और जवाब मांगेगी। तो कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी बड़ी जीत, कुछ एक छोटा सा स्टेप लग रहा है इस केस में। बहरहाल देखते हैं कि कल अब रिया चक्रवर्ती जब पेश होती हैं तो क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, ईडी किस तरीके के सवाल करता है और किस तरीके के जवाब रिया के द्वारा निकलकर सामने आते हैं। एक बात और है कि अगर ये जो समन भेजा गया है ईडी के द्वारा, अगर इस पर रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसा करती हैं कि पेश नहीं होती हैं ईडी के सामने, या कुछ आनाकानी करती हैं, या फिर दोबारा जैसे पहले नज़रबंद हो गई थी, बीच में गायब हो गई थी, तो बिहार डीजीपी ने उस समय ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती हमारे निगाहों से, हमारे सामने तो नहीं है, हम नहीं जानते कि रिया चक्रवर्ती कहाँ है, तो हमारे लिए तो वो एक तरीके से फ़रार की श्रेणी में ही आती हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि ईडी के समन के बाद भी अगर रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आती हैं, ईडी से नहीं मिलती हैं, जो तलब के लिए उन्हें बोला गया है उस पर वो बात नहीं करती हैं अगर ईडी के सामने जाकर, तो ईडी को ये हक है कि वो उनके खिलाफ एफआईआर का प्रोसेस कर सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है, अगर रिया ईडी से नहीं मिलती हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर का प्रोसेस भी किया जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट्स देना ज़रूर रखें। और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।